हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेक्शन 2 में सचिवालय निदेशालय ये संबंध टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, भारतीय प्रशासन में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा सचिव निदेशक संबंध भी है। एक दफा बीपीएससी में इस टॉपिक पर अच्छा क्वेश्चन भी आया था। यह टॉपिक केंद्र स्तर पर भी पढ़ना है, राज्य स्तर भी पढ़ना है। तो क्वेश्चन केंद्र स्तर से भी जोड़ के पूछा जा सकता है, राज्य स्तर से भी पूछ के जोड़ा जा सकता है। क्योंकि अभी केंद्रीय प्रशासन पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक आया है तो इसको तो वर्कआउट करना पड़ेगा। तो इसी संदर्भ में आज हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि 63वां बीपीएससी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था, सचिव और निदेशक प्रशासनिक साम्राज्य के सम्राट है। इस कथन की सत्यता भारत और बिहार के नौकरशाही के संदर्भ में कीजिए। यह क्वेश्चन आया था कि सचिव और निदेशक प्रशासनिक साम्राज्य के सम्राट है। इस कथन की सत्यता भारत और बिहार के नौकरशाही के संदर्भ में करने के लिए आया था। क्लियर है? क्वेश्चन ये आया हुआ है। देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो हम लोग जैसा देखिए, हम लोग आपको बतलाया था कि केंद्र स्तर पर जो सचिवालय है, समझ रहे हैं कि जिसको आप केंद्रीय सचिवालय कहते हैं, उसके केंद्र बिंदु में क्या होता है? मंत्रालय होता है। और मंत्रालय या कह सकते हैं उसके 3 या विभाग, बोलिए विभाग और मंत्रालय में डिफरेंस क्या है? कि आपको पता होगा कि 1947 के पहले भारत सरकार में जितने विभाग थे, जैसे देश आजाद हुए सब मंत्रालय बन गए। क्लियर है? तो विभाग और मंत्रालय प्रशासनिक संदर्भ में कहा जाए तो विभाग हो गया, राजनीतिक संदर्भ में कहा जाए तो मंत्रालय हो गया। एक बात और भी है, एक मंत्रालय के अधीन एक से अधिक विभाग भी हो सकते हैं। और कई दफा ऐसे भी होते हैं कि मंत्रालय होता है लेकिन विभाग नहीं होता है। और कई विभाग ऐसे भी है जो किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है, सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करते हैं। खैर वो अलग बात है। लेकिन आप जानते हैं कि सचिवालय में विभाग, जिसको आप विभाग रखो या मंत्रालय करो, वह उसका केंद्र बिंदु हो गया। मैंने आपको बताया था केंद्रीय सचिवालय क्या होता है। केंद्र स्तर पर जितने भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग है, उसके टोटलिटी को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय सचिवालय कहते हैं। और मंत्रालय विभाग उसका कोर हो गया। मैंने बोला मंत्रालय जो होगा वह विभाग में बटा होगा। क्लियर है? अब विभाग के 2 एक्सपेंशन होंगे, एक नीचे चला गया है, एक इधर चला गया है। इधर चला गया इसको आप सचिवालय विभाग कह सकते हो, और जो नीचे चला है इसको आप क्या कह सकते हो? कार्यकारी विभाग कह सकते हो। दिस इज कॉल्ड सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट, दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। इसको कार्यकारी विभाग को हम लोग निदेशालय कहते हैं। निदेशालय भी कहा जाता है। और सचिवालय विभाग तो जानता हूँ, जो सचिवालय विभाग उसको विभाग कहते हैं, इसको निदेशालय कहते हैं। इसका प्रशासनिक प्रधान सचिव होता है, इसका प्रशासनिक प्रधान निदेशक भी होता है। इसको अलग अलग विभागों में अलग अलग नाम से भी जानते हैं, इसके बहुत सारे नाम। क्लियर है? अब होता क्या है, कार्यकारी विभाग देखोगे जिसको हम निदेशालय कहते हैं, ये 2 प्रकार का हो गया। एक एकदम नीचे चला आया है और एक किसी खास काम के लिए स्थापित किया गया और खास कार्य को कर रहा है। जो खास कार्य को कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संलग्न कार्यालय कहते हैं। इसको अटैच्ड ऑफिस कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट ऑफिस कहते हैं। बट नेचुरल है, सचिवालय विभाग का काम क्या होगा? नीति निर्धारण करना होगा। और कार्यकारी विभाग का काम क्या होगा? उसका क्रियान्वयन करना होगा। यानी कि एक क्रियान्वयन शाखा से जुड़ा हुआ है, ये निर्धारण शाखा से जुड़ा हुआ है। और मंत्री जो होते हैं दोनों के ऊपर होते हैं, वह वर्चुअली क्या होते हैं? दोनों को मैनेज करते हैं। समझ रहे? जैसा कि आप कह लो कि मंत्री कहीं, आपने देखा होगा स्टेटमेंट भी टोटनम समिति का है कि मंत्री यदि इच्छा है तो सचिव उसका मस्तिष्क होता है और निदेशक उसका हाथ होता है, जो उसको लागू करता है, हाथ पांव होता है। क्लियर है? सो दिस इज बेसिक पॉइंट जिस पर वर्कआउट करते हैं। तो आज हम लोग 2 चीज डिस्कस करना चाहेंगे। एक चीज तो डिस्कस करना चाहेंगे कार्यकारी विभाग क्या होता है, क्या काम करता है, वगैरह वगैरह। निदेशालय क्या होता है, क्या काम करता है। और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे सचिव निदेशक संबंध। समझ रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विद्यार्थी होने के नाते ये सब बेसिक चीजें स्टूडेंट को पता होना चाहिए। एक बार यूपीएससी में जानते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक जीएस का क्वेश्चन था, पब्लिक एड का नहीं था, जीएस में पूछा था कि संसदीय सचिव और मंत्रिमंडलीय सचिव में अंतर बतलाओ। क्लियर है? तो जहां तक मेरी जानकारी है कि जो जनरल स्टूडेंट जो होंगे उतना डिटेल में नहीं दिए होंगे, तो इस पर सीधे गड़बड़ कर देंगे। संसदीय सचिव
प्रशासनिक पद नहीं है, वो तो राजनीतिक पद है। आपको पता है मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव का पद होता था। अभी संसदीय सचिव का पद आप देखे होंगे अरविंद केजरीवाल के मामले में थोड़ा उलझ भी गया था, जिसके कारण काफी हंगामा हो गया था। उसे संसदीय सचिव और मंत्रिमंडलीय सचिव भारत में वरिष्ठतम लोक सेवक को हम क्या कहते हैं? मंत्रिमंडलीय सचिव कहते हैं। सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट हुआ, इसका मतलब संसदीय सचिव मंत्री टाइप का हो गया और मंत्रिमंडलीय सचिव जो शीर्षस्थ अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी भारत का। क्लियर है? सो दिस इज बेसिक, इन दोनों में डिफरेंस है और महत्वपूर्ण डिफरेंस है। क्लियर है? जैसे आपको बतला रहा था कि सचिव, पहले तो इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि सबऑर्डिनेट ऑफिस या फिर अटैच्ड ऑफिस या फिर आप कह लो कि कार्यकारी विभाग का क्या मतलब है, और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है भाई देवे, क्या भूमिका निभाता है, क्या कार्य करता है, कितने प्रकार का हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जाने, एक बार बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, बीपीएससी में क्वेश्चन आया था सेकंड पेपर में, और जीएस में इसमें आया था, बिहार के संदर्भ में जोड़कर पूछा था। और स्टूडेंट्स को इसमें ना काफी कंफ्यूजन हो रही, देखिए आया था राज्य प्रशासन में निदेशालय के महत्व का विशद कीजिए, महत्व बतलाइए, मतलब डायरेक्टरेट के महत्व को बतलाना था। बिहार राज्य कृषि निदेशालय के प्रशासनिक यंत्रणा विस्तार से बतलाइए। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें लिखना बहुत मुश्किल है कि आप कृषि मंत्रालय जो है बिहार में या कृषि निदेशालय है, उसका डायरेक्टरेट का एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा लिखना था। संभवतः हुआ उसी को लिख पाएगा जो बिहार सरकार में काम करता हो या फिर कृषि निदेशालय में काम करता हो। किताबों से इसकी जानकारी बहुत सही नहीं मिल सकती है, आप नेट वगैरह से इसका सहयोग ले सकते हैं और लिख सकते हैं। समय तो इस तरह का क्वेश्चन भी देखिए, पिछले दिनों में 2019 में यूपीएससी क्वेश्चन देख रहा था, उसमें क्वेश्चन आया था कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय के साथ, मतलब मंत्रिमंडलीय सचिवालय के साथ जो संलग्न कार्यालय है, अधीनस्थ कार्यालय है, संलग्न कार्यालय उसके अविभाज्य अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। यह क्वेश्चन यूपीएससी 2019 में आया था। जैसा कि आप जानते हो कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय भारत सरकार का शीर्षस्थ मंत्रणाभिकरण है। प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडलीय सचिवालय दो महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिन पर कह सकते हो आप कि संपूर्ण कह सकते हो शासन और प्रशासन का व्यवस्था टिका हुआ है। दोनों प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं, दोनों प्रधानमंत्री को शासन में और प्रशासन में सहयोग करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब होता क्या है कि संवैधानिक व्यवस्था भारत की है, वह किसको रिकॉग्नाइज करती है? वह करती है मंत्रिमंडल को, और मंत्रिमंडल का कार्यालय होने के नाते क्या हुआ, मंत्रिमंडलीय सचिवालय बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके जिम्मे क्या होता है, पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल काम करता है, जो निर्णय लेता है, जो विचार होता है, उसको लागू करवाना क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसको कुछ कार्य तो ऐसे होते हैं जो क्षेत्रीय कार्यालय जिसको आप कह सकते हो मंत्रालय विभाग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अब कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसके लिए उसे पृथक अभिकरण स्थापित करना पड़ता है। जैसा कि कल पिछले क्लास में आपको मैंने बतलाया था कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय के साथ भारत में एक बड़े संख्या में क्या जुड़ा हुआ है, और क्या जुड़ा हुआ है, आपका विभाग और कार्यकारी विभाग जुड़ा हुआ है। तो उसका मैंने कुछ नाम भी आपको बतलाया था। क्या क्या नाम बतलाया था? जैसे बतलाया था रॉ बतलाया था, फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिक्योरिटी बतलाया था, एसपीजी बतलाया था, फिर नेशनल अथॉरिटी ऑन केमिकल वेपन कन्वेंशन बतलाया था, पब्लिक ग्रीवेंसेस, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल बतलाया था। तो ये सब क्या डायरेक्टरेट है, कहाँ का, ये सब अटैच्ड ऑफिस है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय के साथ। और इसका काम क्या है, अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग काम करता है। जैसे राव का काम अलग हुआ, उसी प्रकार एसपीजी का काम अलग हुआ, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस का काम अलग हुआ। यानी यह मंत्रिमंडल को जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जो महत्वपूर्ण क्रियाकलाप होते हैं, जो दूसरे मंत्रालय और विभाग द्वारा संपन्न नहीं हो रहे होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए ये अभिकरण की आवश्यकता होती है, और उसी के आलोक में यह सब स्थापित किया गया है। अगर आप देखो तो केमिकल वेपन अथॉरिटी भी ले लो, तो केमिकल वेपन वाला जो है, अभी कौन मंत्रालय उसको डील कर सकता है?
निश्चित रूप से कोई डील नहीं कर सकता है। अभी आप देख लो पिछले दिनों जो कोरोना वायरस आया है, ये कोई स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसको देख सकता है, लेकिन ये देखा जाए ये अगर डिजीज रहे तब ना, ये तो मैन मेड क्रिएशन है जो व्यवस्था को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार किया गया। तो इस पर वर्कआउट करने के लिए हो सकता है मंत्रिमंडलीय सचिवालय में एक अलग निदेशालय बना दिया गया या एक अलग प्राधिकरण बना दिया जाए जो केवल इसी को मैनेज करे, तो ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मंत्रिमंडलीय सचिवालय के साथ एक बड़े संख्या में जो अधीनस्थ कार्यालय, संलग्न कार्यालय जुड़े हुए हैं, वो इसलिए जुड़े हुए हैं कि संवैधानिक व्यवस्था मंत्रिमंडल को देश का वास्तविक शासक मानता है, समझ, और समस्त सत्ता उसी में निहित कर रखा है। तो पूरे नीति प्रक्रिया का महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार मंत्रिमंडल को है और मंत्रिमंडल को उसका काम उसे लागू करवाने का भी है। तो जो लागू करवाने के लिए तो बहुत सारे मंत्रालय और विभाग है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो मंत्रालय और विभाग के दायरे में नहीं आते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए मंत्रिमंडलीय सचिवालय में ही कई क्या बनाया गया, अधीनस्थ कार्यालय या आप यूँ कह लो संलग्न कार्यालय बनाया गया है जिसका काम उन विशिष्ट कार्यों को मैनेज करना है। फिर ये बात प्रधानमंत्री कार्यालय पर क्यों नहीं होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कार्यालय तो कल मैं आपको बतला रहा था, उसमें मैंने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ कोई इन जनरल अधीनस्थ कार्यालय और संलग्न कार्यालय जुड़ा हुआ नहीं है। इसका दो कारण हो गया। एक तो ये कारण है कि प्रधानमंत्री जो कार्यालय जो है वो संवैधानेतर अभिकरण है, वो संवैधानिक अभिकरण नहीं है, संविधान में उसकी व्यवस्था नहीं है, संवैधानेतर अभिकरण है। और दूसरा बात यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में और दूसरे एजेंसी तो जुड़े रहते हैं टाइम टू टाइम, जो जैसे भी देखो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद जो हुआ वही काम करता है। फिर अभी योजना नियोजन, ये परियोजना नियोजन का जो इकाई बना है हाल में वो हो सकता है। इस तरह से नव भारत निर्माण के लिए कोई अगर संस्था सरकार बने वो उसमें हो सकता है। तो इस प्रकार वो अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन ये जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज या संवैधानिक व्यवस्था से जो मान्यता प्राप्त जो जितने देश के प्रमुख प्राधिकरण है वो सब क्या है, वर्चुअली वो सब काम करते हैं मंत्रिमंडलीय सचिवालय के अधीन ही। क्लियर? सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो मैं आपको बताया कि जैसे केंद्र स्तर ले लो चाहे राज्य स्तर ले लो, दोनों स्तर पर मतलब सचिवालय है, दोनों स्तर पर शासन व्यवस्था है, दोनों शासन व्यवस्था के केंद्र बिंदु में क्या है, मंत्रालय हुआ, और मंत्रालय के 3 घटक हो जाएंगे। एक घटक हो जाएंगे मंत्री खुद, दूसरा हो जाएगा विभाग का सचिव, और तीसरा हो जाएगा कार्यकारी निदेशक या जिसको निदेशालय कहते हैं। समझ रहे हैं? ये जो भारत में आप देखते हो, मैं आपको पहले बतलाया था कि भारत में क्या है, स्प्लिट सिस्टम है। तो स्प्लिट सिस्टम का मतलब क्या होता है, मतलब स्प्लिट सिस्टम का मतलब होता है कि नियोजन और क्रियान्वयन दोनों कार्य अलग अलग कर दिया गया है। यानी कि सचिवालय और निदेशालय एक जरूरी नहीं कि एक ही जगह हो, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि भारत में स्प्लिट प्रणाली अपनाया गया। और कहाँ से अपनाया गया है ये भी मैंने आपको बताया था, ये अपनाया गया है स्वीडिश व्यवस्था है। इंग्लैंड में ये आपको नहीं मिलेगा। इंग्लैंड में क्या आपको मिलेगा, इंग्लैंड में कॉम्बाइंड व्यवस्था है, इंटीग्रेटेड व्यवस्था है, यानी नीति निर्धारण और क्रियान्वयन दोनों के कार्य एक ही जगह संपन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि भारत में खासतौर पर कि नीति निर्धारण का काम सचिवालय में और नीति क्रियान्वयन का कार्य जो होगा वह क्या होता है, निदेशालय में होता है। और निदेशालय जो होगा वह क्षेत्रीय कार्यालय के दायरे के बाहर स्थित होता है, वहीं पर स्थित नहीं होगा, बाहर स्थित हो सकता है। क्लियर है? तो आप देखते हो निदेशालय जो हुआ सूत्र अभिकरण हुआ, क्योंकि उसके कंधों पर क्या होता है, निष्पादन की जिम्मेवारी होती है। क्लियर है? और इसका प्रधान जो होता है वह क्या कहलाता है, उसको हम निदेशालय भी कहते हैं। और इसका प्रधान क्या कहलाता है, निदेशक कहलाता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि निदेशक कहलाए, यह अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे कहीं वो नियंत्रक कहा जा सकता है, कहीं महानिदेशक कहा जा सकता है, कहीं निदेशक है। जैसे आप देख लो रॉ वगैरह रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में डायरेक्टर कहलाता है, तो कहीं कहीं वो डायरेक्टर जनरल कहलाता है। जैसे राज्य में ले लो, पुलिस का प्रधान क्या है, डीजीपी कहलाता है, डायरेक्टर जनरल पुलिस। क्लियर है? उसी प्रकार आप देख सकते हो कि बीएसएफ सीआरपीएफ वगैरह में भी डायरेक्टर जनरल कहलाते। समझ रहे? तो इस प्रकार आप देखते हो कि सब जगह अलग अलग नाम से व्यवस्था है। समझ रहे? कहीं वो कंट्रोलर है, कहीं रजिस्ट्रार है,
कहीं पर वो, जैसे आप देखो सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जनगणना आयोग, तो उसका प्रधान क्या कहलाता, रजिस्ट्रार कहलाता। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार आप देखते हो कि सबका नाम, कोई प्रधान एक नाम से जाना नहीं आता, बल्कि अलग अलग नाम से जाना जाता है, और इसका कोई विशेष विज्ञान नहीं है, मोटा मोटी कुछ स्वरूप हो सकता है जो यहाँ मैटर करता हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो विभाग, जो निदेशालय होता है या जिसको कार्यकारी विभाग बोलते हो, वह वैसे तो दो प्रकार का हुआ, एक हुआ संलग्न कार्यालय, एक हुआ अधीनस्थ कार्यालय। संलग्न कार्यालय क्या हुआ, जो खास तकनीकी कार्य के लिए स्थापित किया गया और वह नीति निर्धारण क्रियान्वयन में अधीनस्थ कार्यालय को सहयोग करेगा। और अधीनस्थ कार्यालय क्या होगा, जो डायरेक्ट विभाग के नीचे काम कर रहा है और मेन वो क्रियान्वयन काम कर रहा है, और दोनों वर्चुअली क्रियान्वयन कार्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कोई खास तकनीकी कार्य लेकर बैठा। वैसे आप देख लो, जैसे आप लाल बहादुर शास्त्री अकादमी को ले लो, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, वो क्या हो गया, वह संलग्न कार्यालय हो गया। उसका काम क्या हो गया, जो IAS है उनके लिए ट्रेनिंग देना। उसी प्रकार आप देख लो, ये ले लो, क्या नाम है, वो गृह मंत्रालय के दिन, वो कार्मिक मंत्रालय के दिन काम करता है। फिर उसी प्रकार आप ले लो लाल बहादुर, सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हुआ, हमारे हुआ वो IPS का ट्रेनिंग देता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एजेंसी। तो इस प्रकार आप देखते हो, जैसे जो खास क्रियान्वयन काम कर रहा है, जैसे CRPF, BSF वगैरह को आप देखते हो, डायरेक्ट वो अपना क्रियान्वयन काम कर रहा है, तो अधीनस्थ कार्यालय हो गया। और संलग्न कार्यालय जो खास ट्रेनिंग के लिए या किसी खास कार्य के लिए उसको दिया गया है, और वो नोट छाप रहा है, और नोट छाप के वो सरकार को दे रहा है। क्लियर है। तो इस हिसाब से इसको हम वर्गीकरण कर सकते हैं विभिन्न, मतलब कार्यकारी विभागों को उत्पत्ति के आधार पर उनको हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। कुछ हो सकते हैं जिनकी उत्पत्ति संविधान में डायरेक्ट कर दिया गया हो, कुछ है संवैधिक, मतलब जिनका संसद द्वारा बनाया गया हो, और कुछ संवैधानिकतर हुआ। संवैधानिकतर का मतलब क्या हुआ, जिसको कार्यकारी आदेश से बनाया गया है। समझ रहे हैं। कुछ इस तरह से आप लोग सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज एंड एक्साइज एंड कस्टम, जो है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम, ये कौन हो गया, संवैधानिक नहीं हुआ, ये सांविधिक हो गया, क्योंकि संसद ने बना रखा है। उसी प्रकार आप ले लो नीति आयोग को ले लो, चाहे राष्ट्रीय एकता परिषद को ले लो, चाहे और भी ले सकते हो, जैसे खादी ग्राम बोर्ड को ले लो, ये सब क्या संवैधानिकतर है, जिसको किससे बनाया गया है, कार्यकारी आदेश से बनाया गया है। और किसी का संविधान में प्रावधान कर देगा, जैसे चुनाव आयोग को ले लो, चाहे फिर भी CAG को ले लो, डायरेक्ट संविधान UPSC को ले लो, और संविधान में डायरेक्ट प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हमने इनको 2 वर्गों में बांटा, कार्य के आधार पर भी। कुछ जो है वो सूत्र कार्य कर रहे हैं, कुछ सहायक कार्य कर रहे हैं। सूत्र कार्य का मतलब क्या होता है, सूत्र कार्य का मतलब सीधा सीधे निष्पादन कार्य कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है निष्पादन में सहायता कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, जैसे ट्रेनिंग देकर या फिर कोई खास एक्सपर्टाइज प्रदान करके। तो कुछ सूत्र कार्य कर रहे हैं, कुछ सहायक कार्य कर रहे हैं। और फिर स्वरूप के आधार पर हमने इनको 3 वर्गों में बांटा है। ये कोई फाइनल, लास्ट एंड फाइनल नहीं है, इट कैन बी एडेड मोर और समथिंग लाइक। ये कुछ लोक उपक्रम है जो वाणिज्यिक व्यापारिक कार्यों के लिए स्थापित किए गए, जैसे भारतीय रेल को ले लो, चाहे फिर LIC को ले लो, बैंक को ले लो, सब किसमें आ जाएगा, लोक उपक्रम में आ जाएंगे। फिर कुछ सहकारी समितियां हैं, कुछ सहकारी समिति में जैसे आप ले लो आनंद को ले लो, जो अमूल जो हुआ, ये सब क्या, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को ले लो, समझ रहे हैं, ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ले लो, ये सब क्या सहकारी समिति बनाया गया और उसी के तहत काम करते हैं। फिर बोर्ड और आयोग, जैसे ब्यूरो और बोर्ड बतलाया। अगर किसी संगठन का प्रधान एक व्यक्ति हो तो उसको ब्यूरो कहेंगे, और किसी संगठन का प्रधान व्यक्तियों का समूह है तो उसको क्या कहेंगे, बोर्ड कहेंगे। समझ। तो जैसे आप ले सकते हो, जैसे CBI वगैरह को ले लो, वो ब्यूरो के रूप में हो गया, और फिर बोर्ड के रूप में आप CBDT को ले सकते हो, चाहे फिर चुनाव आयोग को ले सकते हो, चाहे UPSC वगैरह को ले, इसको बोर्ड को हम आयोग भी कर सकते हैं। अब ये बात अलग है कि ये लोग में कुछ लोग स्वायत्त होते हैं, कुछ लोग के खास तौर पर उन्हें स्वायत्तता इसलिए दी जाती है ताकि वह स्वतंत्र रूप से काम कर सके, लेकिन अल्टीमेटली वो भारत सरकार के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में काम करते हैं, और उनके क्रियाकलापों के लिए इन जनरल सरकार क्या होती है, उत्तरदायी होती है। इन जनरल मैंने बोला सब, जैसे अब बोलो इनको ले लो, CAG ले लो, तो CAG के कार्यों के लिए संसद उत्तरदायी है, सरकार उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि CAG ऑडिट करता है
संसद के बिहाफ में और रिपोर्ट भी देता है संसद को। क्लियर है? तो उस हिसाब से तो आपको समझ में आया कि जो कार्यकारी विभाग हुए, निदेशालय हुए, वह कई प्रकार का हुआ। उत्पत्ति के आधार पर हमने 3 वर्गों में बांट दिया, कार्य के आधार पर 2 वर्गों में बांट दिया और स्वरूप के आधार पर 3 वर्गों में बांट दिया। लेकिन मैं बार बार बतला रहा हूँ कि फाइनल नहीं है, आप इसमें और भी सब्सट्रैक्शन एडिशन कर सकते हो। अब जरा देखते हैं कि ये जो इनका जो संरचना होता है कार्यकारी विभागों का, ये एक जैसा नहीं होता है, ये वैरी करता है। जैसे चुनाव आयोग का जो संरचना होगा वो अलग होगा, बीएसएफ का संरचना अलग होगा, एसपीजी का संरचना अलग होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस उसका संरचना अलग होगा। सबका कार्य के प्रकृति के अनुसार क्या होता है, संरचना अलग होता है। कुछ एकदम जनता के तक पहुंचे हुए हैं, कुछ लोग दिल्ली से ही काम करते हैं, कुछ लोग का कार्यालय पटना तक पहुंचा हुआ है, यानी कि राज्य के राजधानी तक पहुंचा हुआ है, कुछ का कार्यालय जिला तक पहुंचा हुआ है। जिला से नीचे जनरली केंद्र सरकार के प्राधिकरण बहुत कम ही जाते हैं, क्योंकि जिला पर उसका एज पॉइंट है जहाँ मैक्सिमम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अभिकरण, राज्य सरकार के जो कार्य अभिकरण होंगे वो तो ब्लॉक पे भी जाएंगे, चाहे हो सकता है गांव स्तर पर ही पहुंच जाए, लेकिन केंद्रीय अभिकरण का पहुंच वहां दूर तक नहीं होता। वो ज्यादातर कहाँ तक पहुंचते हैं, जिला तक पहुंचते हैं, और इनका ढांचा अलग अलग होता है। जैसे सीबीडीटी का अलग होगा, सीबीईसी का अलग होगा, समझ रहे हैं। उसके बाद आप रख लो सीएजी का अलग है, फिर आप ले लो चुनाव आयोग का अलग है, सबका अलग अलग होता है। सब ये सब क्या है, सब अलग अलग काम के लिए स्थापित किए गए कार्यकारी अभिकरण है, जिनके कंधों पर क्या है, निष्पादन की जिम्मेवारी की निर्धारण की, निश्चित रूप से निष्पादन की जिम्मेवारी है। ये क्रियान्वयन कार्य से जुड़े हुए हैं, इनका काम नीति निर्धारण करना नहीं है। नीति निर्धारण तो मंत्री और सचिव करते हैं, और यह उनके बनाए गए नीतियों को क्या करते हैं, लागू करते हैं। देयर इज नो कंफ्यूजन। जनरली होता क्या है, जो संलग्न कार्यालय होता है उसके प्रधान टेक्नोक्रेट होते हैं। टेक्नोक्रेट मतलब सर जो टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, और जो इंजीनियर हो सकता है, जैसे आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में इंडियन रेवेन्यू सर्विस का अधिकारी होना चाहिए। लेकिन इन जनरल क्या देखते हो, बहुत सारे कार्यकारी विभाग ऐसे हैं जिनके प्रधान IAS होते हैं। तो उसमें राज्य के जो होते हैं, क्या कहते हैं, ये तकनीकी पदाधिकारी को मौका नहीं मिलता, कुछ लोगों को मौका मिल भी जाता है। तो जैसे आप देखते हैं, जैसे फॉरेस्ट वगैरह में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी को मौका मिलता है। तो अपर लेवल पर ये अधिकारियों का इंटरेक्शन चलता रहता है। लेकिन इन जनरल ये माना जाता है कि सचिवालय में IAS का जमावड़ा होता है, तो निदेशालय में टेक्नोक्रेट का, मतलब समझो सचिवालय में ब्यूरोक्रेट, तो निदेशालय में टेक्नोक्रेट होना चाहिए। यह होता भी इन जनरल तौर पर होता है। क्लियर है? टेक्नोक्रेट, प्रोफेशनल या लाइन ऑफिशियल, उस तरह के लोग होते हैं। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। मैंने बताया कि इसका ढांचा एक जैसा नहीं होगा, सबका ढांचा अलग अलग होता है एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जैसा उनका कार्य होता है, जैसे उनकी प्रकृति होती है, उसी प्रकार उनका ढांचा भी होता है। भूमिका तो जो मंत्रणा, ये जो आप कहते हैं कार्यकारी विभाग हुए, निदेशालय हुए, उसकी भूमिका को हम 4 वर्गों में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वह सूत्र अभिकरण की भूमिका निभाते हैं। वो सूत्र अभिकरण उनका मेन काम है, क्रियान्वयन करना। अब दूसरी बात है कि उनका जो ढांचा पूरा फैला हुआ होता है, तो उनके हिस्से एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी समन्वय के दृष्टि से भी होता है। फिर चूंकि वह अपने विभाग के प्रमुख कर्ता धरता है, तो कुछ नयापन, कुछ नया संभावना ढूंढने की जिम्मेवारी उनके हिस्से भी आती है। और फिर जो उनके अधीन जो बहुत सारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो उन कार्य को कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर नजर रखना, उनके ऊपर पर्यवेक्षण करना, ये भी उनकी जिम्मेवारी होती है। तो आप देख लो, उनकी भूमिका को हमने 4 वर्गों में बांट कर अध्ययन किया। सूत्र अभिकरण के रूप में भूमिका, समन्वयकर्ता अभिकरण के रूप में भूमिका, प्रारंभकर्ता विभाग के रूप में भूमिका, और पर्यवेक्षणकर्ता अभिकरण के रूप में भूमिका। फिर अगर आप इसका कार्य को बांटना चाहो तो कार्य भी बांट सकते हो। इनका कार्य क्या होगा, पहला कार्य होगा नीति क्रियान्वयन संबंधी कार्य होगा, सामान्य कार्य होगा। दूसरा कार्य क्या होगा, कार्मिक कार्य होगा। कार्मिक कार्य समझ लो, कर्मचारियों के भर्ती प्रशिक्षण भी कहीं कहीं करता है, या उसका ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह में। और तीसरा वित्तीय कार्य, अपना बजट बनाना, मुख्यालय को देना, अपने खर्च पर नियंत्रण रखना,
पैसा घट जाए तो धन के लिए मांग करना वगैरह वगैरह इसमें होता है। तो इन जनरल अगर आप मेरे से पूछो कि वर्चुअली जो होता है ये काम क्या करता है, व्हाट आर इन जनरल, इसका फंक्शन क्या है, तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये तकनीकी कार्यों से जुड़ा होता है, तो ये मंत्री जी को तकनीकी परामर्श प्रदान करता है। क्या करता है ये? तकनीकी आंकड़ा, तकनीकी परामर्श प्रदान करना है। फिर दूसरा काम इसका क्या है, मतलब कार्यकारी विभाग का बजट बनता है, ये इसी द्वारा कार्यकारी विभाग का अपने हिस्से का बजट बनाता है। तीसरा क्या होता है, इसके अधीन जितने अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं उस पर ये क्या करता है, अनुशासी कार्रवाई करता है। समझ रहे हैं? इसके बाद क्या होता है, इसके नेक्स्ट हिस्से में क्या होता है कि यह जो होता है, जो ऊपर से जो क्रियान्वयन के काम आ रहे हैं उसको बेहतर ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। फिर जो पैसा आया हुआ है उसका आवंटन करता है, और पैसा अगर कम पड़ रहा है तो उसकी मांग करता है। फिर क्या होता है बताया जाए कि यह महत्वपूर्ण नियुक्ति करेगा, ट्रांसफर करेगा, पोस्टिंग करेगा कि जो विधि के दायरे में इसको अधिकार मिला हुआ है सो, या फिर इसके अलावा अपने अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का, सेवाकालीन प्रशिक्षण की अनुमति देगा। और नेक्स्ट वह अपने विभाग के दक्षता बढ़ाने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए शोध, अनुसंधान और प्रयोगधर्मिता को बढ़ावा देगा। और फिर क्या होगा बताया जाए, अधिकारियों को अनुमति देगा अगर कहीं जाना है दूसरे विभाग में या दूसरे देशों में ट्रेनिंग वगैरह में या किसी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए, तो अनुमति ही देगा। तो इस प्रकार कार्यकारी विभाग का काम क्या हुआ, 3 तरह का काम हुआ, नीति क्रियान्वयन करना, कार्मिक कार्य करना और वित्तीय कार्य करना। नीति क्रियान्वयन कार्य करने का मतलब जो नीति बना है, जिसको सचिवालय ने बनाया है, उसको ये लागू करते हैं। जैसे बीएसएफ के हिस्से में इंटरेस्ट जो आंतरिक सुरक्षा था, बीएसएफ की स्थापना क्यों की गई? बीएसएफ की स्थापना ही ना की गई स्मगलिंग को रोकने के लिए, और भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के जो बॉर्डर उसकी रक्षा करने के लिए बनाया गया। सीमा सुरक्षा बल नाम ही उसका है। उसी वर्ष सीआईएसएफ का ले लो कि भारत में जो औद्योगिक प्रतिष्ठान है उसकी रक्षा करने के लिए बनाया गया। फिर सीआरपीएफ एक रिजर्व पुलिस है जिसका सभी मिसलेनियस काम में इस्तेमाल होता है। क्लियर है? तो इस हिसाब से सबका अलग अलग काम होता है। तो पहला काम क्या होता है वहाँ, पहला काम होता है नीति क्रियान्वयन संबंधी कार्य होता है। दूसरा काम क्या होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधी कार्मिक कार्य होता है। और तीसरा कार्य क्या होता है, वित्तीय कार्य होता है, दैट इज पैसा कौड़ी के बजट बनाने वगैरह वगैरह। तो फिर से मैं बतला दूं कि कार्यकारी विभाग क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहला तो मंत्री को, मंत्रालय को तकनीकी परामर्श देने का काम होता है। दूसरा काम क्या होता है, अपने हिस्से का बजट बनाने का होता है। तीसरा, अपने अधीन काम कर रहे कर्मचारियों पर अनुशासी कार्रवाई करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट, इसके हिस्से जो क्रियान्वयन का काम आया है उसको सुपरवाइज करना या उसको लागू करना इसकी जिम्मेवारी होती है। फिर या बजट में जो पैसा मिला तो उसका आवंटन करेगा, अगर घट जाएगा तो फिर मांग करेगा। फिर जितने इंपॉर्टेंट नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग ये सब मैनेज करेगा। फिर अपने स्तर पर विभागीय प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा, या इन सर्विस ट्रेनिंग जो कर्मचारियों लोगों को दिया जाता है वो सब की व्यवस्था करेगा। फिर अपने दक्षता बढ़ाने के लिए, कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए रिसर्च करेगा, प्रयोगधर्मिता करेगा वगैरह वगैरह। और फिर अपने अधिकारियों को दूसरे विभाग, दूसरे देश वगैरह जाने के लिए अनुमति देना। तो ये सब कार्यकारी विभाग का काम है। इसका मेन काम क्रियान्वयन करना, जो ऊपर से नीति बनकर आया उसको लागू करना इसका मेन काम हुआ। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। चलिए, पहला काम क्या हुआ, लागू करना। दूसरा हुआ तालमेल बैठाना, जितने क्षेत्रीय कार्यालय, मुख्यालय और जो लोग उसके बीच तालमेल बैठाना। फिर दक्षता बढ़ाने उपाय क्या करना। फिर जो क्रियान्वयन कर रहे हैं अधिकारी उन पर नजर रखना, ये सुनिश्चित करना कि किसी प्रकार का लफड़ा ना होने पाए। ये मैं अभी किसके बारे में डिस्कस कर रहा था, कार्यकारी विभाग के बारे में डिस्कस कर रहा था। अभी मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा सचिव निदेशक संबंध के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जैसा कि मैंने बोला, कार्यकारी विभाग के 2 घटक हो गए, एक इलेक्ट्रल, एक वर्टिकल। लेटरल सचिवालय विभाग हो गया जिसका प्रधान सचिव कहलाया, जो ब्यूरोक्रेट हुआ, और जो वर्टिकल हुआ जो कार्यकारी विभाग या निदेशालय हुआ जिसका प्रधान निदेशक कहलाया। हमारे दोनों इसको टेक्नोक्रेट कहते हैं। कभी कभी अक्सर ब्यूरोक्रेट भी होता है, लेकिन कई दफा टेक्नोक्रेट भी होता है।
अक्सर यह संबंध बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, सचिव निदेशक संबंध भारतीय प्रशासन में, केंद्र प्रशासन में, राज्य प्रशासन में, दोनों स्तर पर एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब संबंध है। और इस संबंध का सीधा सीधे संबंध किससे है? नीति प्रक्रिया से है। अगर सचिव और निदेशक दोनों के बीच संबंध बेहतर हुए तो नीति प्रक्रिया सफल है। अगर दोनों के बीच संबंध खराब हो गए तो सबसे पहले सफर कौन करेगा? नीति प्रक्रिया सफर करेगा। ये जो सूत्र मंत्रणा के बीच जो संबंध है ना, ये संबंध कई नए रूपों को जन्म देता है। ये सूत्र मंत्रणा के बीच संबंध, या फिर कह सकते हैं मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय के बीच संबंध, फिर कह सकते हैं आप कि ये कह सकते हैं आईएएस नॉन आईएएस के बीच भी संबंध। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सामान्य विशेषज्ञ के बीच संबंध तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये बड़ा जैसे महत्वपूर्ण काम करता है। अब जैसे यहाँ पर देखो, सचिव को प्रशासनिक साम्राज्य का सम्राट कहा जाता है। तो सचिव क्या होता है? सचिवालय विभाग का काम है मंत्री जी के करीब रहता है, नीति निर्धारण करता है और क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा, निदेशालय द्वारा उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। क्लियर? निदेशक क्या होता है? निदेशक कार्यकारी विभाग का प्रधान है, तकनीकी अधिकारी होता है, इसके जिम्मे होता है नीति क्रियान्वयन की जिम्मेवारी और मंत्री जी को तकनीकी परामर्श प्रदान करता है। क्लियर है? समझ रहे थे? दोनों एक नीति निर्धारण कर रहा है, नीति क्रियान्वयन कर रहा है। दोनों का भारी भरकम प्रशासनिक महकमा है। दोनों के अधीन एक बड़े संख्या में अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। एक मुख्यालय से जुड़ा हुआ है, क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़ा हुआ है, एक मंत्री से करीब जुड़ा हुआ है, एक जनता से करीब जुड़ा हुआ है, एक नीति निर्धारण काम कर रहा है, एक नीति क्रियान्वयन काम कर रहा है, एक जो है कह सकते हो तकनीकी है, एक विश्व सामान्य भी बैकग्राउंड का है। क्लियर है? एक जो है वर्चुअली क्या होता है कि आप कह सकते हो तथ्य प्रदान कर रहा है, एक मूल्य प्रदान कर रहा है। तो दोनों को जोड़कर ही ना शासन चलता है। तो उस हिसाब से देखा, जैसे मैंने भी आपको क्या बताया कि मंत्री अगर इच्छा हुआ तो फिर क्या हुआ? सचिव और निदेशक क्या हुआ? सचिव को रख लो कि वह उसका ब्रेन हो गया, मस्तिष्क हो गया, और जो निदेशक को आप मान लो कि वह उसका हाथ हो गया, पैर हो गया, हाथ जिसके माध्यम से वो काम करता है। तो इस हिसाब से रिलेशन महत्वपूर्ण तो है। अगर दोनों बेहतर काम करेंगे, मस्तिष्क और हाथ दोनों तालमेल मिलाकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ निष्पादन होगा। और दोनों अगर लड़ते रहे हैं, दोनों के बीच तालमेल गड़बड़ा जाए तो फिर तो पागल व्यवस्था होगा कि नहीं होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी टॉपिक पर हम लोग देखते हैं कि सचिव और निदेशक संबंध महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि एक नीति निर्धारण कर, एक नीति क्रियान्वयन कर। आप कितना बेहतर ढंग से नीति बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ढंग से नीति क्रियान्वयन ना हुआ। और आप कितना बेहतर ढंग से नीति क्रियान्वयन क्यों ना कर दे, अगर गलत नीति बनवे किया तो फिर वांछित परिणाम तो मिलने से रहा। तो इस परिस्थिति में नीति निर्धारण में दुरुस्त होना चाहिए, नीति क्रियान्वयन में दुरुस्त होना चाहिए, तभी नीति प्रक्रिया दुरुस्त होगा, तभी वांछित परिणाम प्राप्त होंगे, तभी जनता को लाभ भी मिलेंगे। तो इस हिसाब से दोनों के बीच संबंध तो बेहतर होना वाजिब है, आवश्यक है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि प्रशासनिक साम्राज्य के सम्राट है, तो ये सम्राट का मतलब क्या होता है? एक तरह से देखा जाए कि दोनों अपने अपने मामले में संप्रभु हैं, दोनों अपने अपने मामले में पूर्ण है, दोनों अपने अपने मामले में मतलब कह सकते हो विशिष्ट है। लेकिन यहाँ पर एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम्राट को सकारात्मक अर्थ में लिया जाए तो ठीक है, नकारात्मक अर्थ में लीजिएगा ना तो फिर ये दूरगामी प्रभाव डालेगी। क्योंकि प्रशासन एक टीम वर्क है, प्रशासन एक दलीय भावना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सचिव और निदेशक दोनों टीम के भांति काम करे और मंत्री के साथ दोनों समान रूप से रहे, तब सरकार को फायदा होगा। अगर दोनों लड़ते रहेंगे तो एक गलत परंपरा भी बनेगी और इसके दूसरे दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो इस परिस्थिति में ये आवश्यक है दोनों के बीच बेहतर संबंध। तो बेहतर संबंध के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं बताइए। तो सचिव और निदेशक पहले समझ में आया कि नहीं? मैं फिर से पार्ट पढ़ता हूँ। मैं आपको सचिव के बारे में 10 पॉइंट बतला सकता हूँ। सचिव सचिवालय विभाग का प्रधान हुआ, वह मंत्री जी के करीब होता है, वह नीति प्रक्रिया में खास तौर पर नीति निर्धारण से जुड़ा हुआ है और क्योंकि मंत्री के करीब है इसलिए वह प्रदत्त सत्ता का भी प्रयोग करता है और पूरे मंत्रालय और विभाग के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। क्लियर है? वह जनरली आईएएस अधिकारी होता है, वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। समझ रहे हैं? उसका काम क्या होता है? उसका काम आप कह लो कि उसका काम होता है पूरे मंत्रालय और विभाग का
नीति निर्धारण करना, मंत्री को परामर्श देना, मंत्री को संसदीय दायित्व के निर्वहन में सहयोग देना, कुछ प्रारंभ करना, कुछ नयापन लाना, कुछ तालमेल बैठाना, जो क्रियान्वयन हो रहा है उस पर नजर रखना। उस हिसाब से सचिव की भूमिका तो बहुत ज्यादा और महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर? अब जरा निदेशक के बारे में मतलब, निदेशक कौन हो गया? मतलब कार्यकारी विभाग का प्रधान हो गया, वह टेक्नोक्रेट हो गया, वह मुख्यालय के, वह मंत्री से थोड़ा हल्का दूर रहता है, सचिव के माध्यम से, तो सचिव के माध्यम से मंत्री के करीब पहुंचता है। समझ रहे? और उसका काम क्या होता है? नीति क्रियान्वयन करना होता है, और उसका ढांचा पूरे क्षेत्र में फैला होता है, वो जनता से जुड़ा रहता है। समझ रहे? वह नीति निष्पादन कार्य को मैनेज करता है। समझ रहे? उसका बैकग्राउंड टेक्निकल होता है, उसको तकनीकी विशेषज्ञता हासिल होती है। समझ रहे? और वह भी क्या भूमिका निभाता है? सूत्राभिकरण की भूमिका निभाता है, समन्वयकर्ता की भूमिका निभाता है, परिवर्तनकारी की भूमिका निभाता है, प्रारंभकर्ता की भूमिका निभाता है, और अपने विधि के दायरे में जो अधिकार मिले हुए उसी दायरे में रहकर वह दक्षता, वित्तव्ययता, निष्पादन वगैरह को सुधारने में लगातार लगा रहता है। क्लियर है? तो दोनों इम्पोर्टेंट है, तो सचिव भी इम्पोर्टेंट है, महानिदेशक भी इम्पोर्टेंट है। तो इस परिस्थिति में दोनों अगर सकारात्मक रूप में काम करे, टीम रूप में काम करे, तो बटा नेचुरल है कि इसके परिणाम, वांछित परिणाम प्रशासन को मिल सकते हैं। लेकिन जब व्यवहार में क्या देखते हो? व्यवहार में इन दोनों के बीच संबंध बड़े खींचतान वाले रहते हैं, और इस संबंध के खींचतान के पीछे बहुत सारा कारण है, जिसमें एक कारण सामान्य विशेषज्ञ विवाद हो सकता है, दूसरा सूत्र मंत्रणा हो सकता है, तीसरा कह सकते हो आप कि मुख्यालय क्षेत्र के कार्यालय समय, बहुत सारे कारण होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि निदेशक और सचिव के बीच संबंध खटासपूर्ण रहते हैं, अच्छे नहीं रहते हैं, और इसका नतीजा क्या होता है? नीति प्रक्रिया को झेलना होता है, और फिर देश को दुख झेलना पड़ता है अल्टीमेटली। इस संदर्भ में सचिवालय और निदेशालय के बीच या सचिव और निदेशक के बीच बेहतर संबंध हो, इसके लिए कुछ पैटर्न सुझाव के रूप में दिए जाते हैं। यहाँ मैं आपके साथ पॉइंट आउट करूंगा। एक पैटर्न को कहते हैं कंप्लीट सेपरेशन पैटर्न। कंप्लीट सेपरेशन पैटर्न का मतलब होता है पूर्ण पृथक्करण स्वरूप। इसमें क्या है? नीति निर्धारण अलग है, नीति क्रियान्वयन अलग है, जैसा कि अक्सर भारत में भी होता है और मैक्सिमम डिपार्टमेंट में देखने मिलता है, क्योंकि यह जो है सामान्य के प्रशासन, राजनीति प्रशासन भावना के अनुरूप है। और ज्यादातर देखते हो कि मंत्रालय विभाग में क्या होता है? नीति निर्धारण अलग हो रहा है, नीति क्रियान्वयन अलग हो रहा है। नीति निर्धारण का हिस्सा जिम्मेवारी सचिवालय को है, नीति क्रियान्वयन की जिम्मेवारी क्या है? आपका नीति निदेशक को है। ये एक तो सुझाव ये हो सकता है बेहतर संबंध के लिए दोनों को एकदम अलग अलग रखा जाए और किसी को किसी के अधीनस्थ ना रखा जाए। दूसरा क्या हुआ? कंप्लीट मर्जर सिस्टम, दोनों को मिला दीजिए। मतलब समान, इसमें हो गया मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय दोनों मिल जाए। हमारे ये मतलब नीति निर्धारण, नीति क्रियान्वयन दोनों मिल जाए, जैसे कि इंग्लैंड में। क्योंकि भारत में स्प्लिट प्रणाली तो यहाँ पर तो अपनाया नहीं गया, लेकिन यहाँ विकास प्रशासन में इसका सुझाव दिया जाता है कि नीति निर्धारण की नीति क्रियान्वयन अगर जुड़ा रहे तो विकास प्रशासन में इसके लाभ मिल सकते हैं। तीसरा क्या होता है? लिंक ऑफिसर पैटर्न। तो लिंक ऑफिसर पैटर्न में क्या होता है? इस पैटर्न में होता है कि सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्यकारी विभाग का प्रधान बना देते हैं। तो सचिवालय का एक वरिष्ठ अधिकारी कार्यकारी विभाग का प्रधान बन गया और वह दोहरी भूमिका निभा रहा है। समझ रहे? तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका दोहरी भूमिका होती है, नीति निर्धारण भी कर रहा है सचिवालय के अधिकारी के रूप में और प्रधान क्रियान्वयन करता है, कार्यकारी विभाग के प्रधान के रूप में नीति क्रियान्वयन भी करता है। एक और है जिसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो सेक्रेटेरिएट स्टेटस पैटर्न। एक्स ऑफिशियो का मतलब था पदेन, सचिवालय, परिस्थिति, स्वरूप। इसमें क्या होता है? कार्यकारी विभाग के जो प्रधान हुए उन्हीं को सचिवालय में कोई जगह दे दिया गया। जनरली हम लोग देखते हैं ना सचिव और फिर देखते हैं उप सचिव और निदेशक दोनों को बराबर ही देते। निदेशक हो या कार्यकारी विभाग का प्रधान और वह उसको सचिवालय में उप सचिव का दर्जा दे दिए। समझ ये बड़ा अच्छा होता है कि इसमें चूंकि वो अधिकारी दोनों कार्य से जुड़ा रहता है और फिर दोनों भूमिका को
बेहतर ढंग से निभा पाता है। तो इसमें मुझे जो इसके पहले वाला जो था लिंक ऑफिसर पैटर्न, ये उससे अलग है। लिंक ऑफिसर पैटर्न में क्या था, सचिवालय के एक अधिकारी को बनाया गया था कार्यकारी विभाग का प्रधान। इसमें क्या हुआ, इसको कहते हैं ये एक्स ऑफिसियो वाले में, इसमें है कि सचिवालय कार्यकारी विभाग के प्रधान को सचिवालय में जगह दे दिया जाता है। कि उसके बाद देखो कॉमन ऑफिस पैटर्न, इसमें क्या होगा कि सचिवालय और निदेशालय के दोनों के ऑफिस एक ही होंगे, समझ रहे, फाइल अलग अलग होगा लेकिन दोनों का ऑफिस एक ही होगा। इससे क्या होगा कि बहुत सारे चीज जो ओवरलैपिंग नेचर के होंगे वो सब कंट्रोल रहेंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद एक और है कॉमन फाइल पैटर्न, इसमें क्या होगा, दोनों का ऑफिस भी एक होगा और दोनों का फाइल भी एक होगा। जैसे इंग्लैंड बंगाल में रॉलैंड कमेटी बना था, इस तरह का रिकमेंडेशन दिया था। तो 6 तरह का मैंने बताया। पहला बताया पूर्ण एकीकरण प्रणाली, फिर दूसरा बताया पूर्ण पृथक प्रणाली, फिर तीसरा बताया लिंक ऑफिसर पैटर्न, फिर चौथा बताया पदेन सचिवालय परिस्थिति पैटर्न, फिर मतलब कॉमन ऑफिस पैटर्न, फिर कॉमन फाइल पैटर्न। तो ये सब तरीका है जिसके द्वारा सचिव और निदेशक के बीच संबंध संस्थागत रूप से बेहतर बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट व्यवहारिक समायोजन है। दोनों को इस रूप में लेना है कि दोनों एक टीम के रूप में काम करें। अब दोनों टीम के रूप में काम तब करेंगे जब दोनों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो, दोनों के बीच में जो कुछ विसंगतियां हैं वेतन और सेवा शर्त को लेकर उसको करेक्ट कर दिया जाए, और दोनों को मतलब कह सकते हैं समुचित मंत्री द्वारा समुचित जगह मिले, महत्व मिले, टीम के रूप में काम करने का मौका मिले। क्योंकि ये दोनों जो है ना वर्चुअली विकास रूपी देव गाड़ी के पहिए, एक नीति निर्धारण से जुड़ा हुआ है, एक नीति क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है। दोनों के बीच संबंध अच्छे रहेंगे तभी निष्पादन भी अच्छा होगा। तो इस हिसाब से यह संबंध बहुत मैटर है, इम्पोर्टेंट है। इस संदर्भ में व्यवहारिक रूप से भी कुछ उपाय होना चाहिए, और व्यवहारिक रूप से उपाय में पहला उपाय तो यह होना चाहिए कि अगर जो कुछ विसंगति कार्यदशा और वेतन को लेकर है उसे दूर किया जाना चाहिए, और व्यवहारिक रूप में मंत्री द्वारा और फिर प्रधानमंत्री और जो कुछ अलग विशिष्ट अभिकरण द्वारा दोनों के बीच बेहतर तालमेल बने रहे, उसको पर्सनली नजर रखा जाए, उसको पर्सनली प्रमोट किया जाए, ताकि टीम का रूप में प्रशासन काम कर सके। तो उस हिसाब से दोनों के बीच बेहतर संबंध भी होंगे और इसके लाभ सरकार को, समाज को, सबको मिल सकेगा। तो ये टॉपिक मैंने अभी आपको बतलाया, और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन लिख के लाइएगा जो बीपीएससी 63वां में आया है, 43वां में आया है। क्वेश्चन अच्छा है। सचिव और निदेशक जो है प्रशासनिक साम्राज्य के सम्राट है, इसको केंद्र के संदर्भ में लिखिएगा, क्योंकि भारत वाला तो अभी बिहार वाला अभी हमने कराया नहीं है, केंद्र के संदर्भ में कीजिएगा, समझ रहे। तो आप इसका क्या क्या तनाव के कारण है, फिर इसका उपाय क्या है, वो सबके बारे में बतलाएंगे, समझ रहे। उसको लिख के दिखलाइए, कोशिश करिए, अगर कोई दिक्कत हो तो मैं ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।